स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी बेघर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। जब भी गांव से लौटती हूँ मन उदास हो जाता है। पीहर की देहरी छोड़ते हुए हर आँख गीली हो जाती है और जब से अम्मा नहीं रही वहाँ से निकलना और भारी लगने लगा है। बाबूजी के अकेलेपन का ख्याल मन को कचोटने लगता है। जी करता है और कुछ दिन रह जाऊं, उनके अकेलेपन को बांटूं, उनके सुख दुख की कथा सुनूं और 4 दिन उन्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं, उनके कपड़ों की सार संभाल करूं, बिखरे घर को संवारूं बुहारूं, उनके पूजा घर को निखारूं। अपनी शक्ति भर यह सब करती भी हूँ, पर कितने दिन? जाने का दिन तो पहले ही तय हो जाता है और बाबूजी भी संकोच से भर उठते हैं। 4 दिन के लिए मैके आई लड़की का इस तरह रात दिन खटना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे बार बार अम्मा का हवाला देते रहते हैं और कई बार तो वह वक्त से पहले ही मेरा टिकट मंगा लेते हैं। इस बार तो मन और भी भारी है। लग रहा है अम्मा तो गई, पर अब शायद यह पीहर की देहरी भी छूट जाएगी। बाबूजी एकाएक ऐसे वीतरांगी हो जाएंगे, सोचा ना था। 15 दिन पहले उनकी चिट्ठी आई थी। लिखा था इस आषाढ़ में 75 का हो जाऊंगा। अब यह शरीर जवाब देने लगा है। यह गोरख धंधा मुझसे नहीं संभलता। सोच रहा हूँ आँख मूंदने से पहले अपने हाथों सारा हिसाब किताब कर जाऊं। बाद में इस बात को लेकर बच्चों में तकरार हो, अच्छा नहीं लगेगा। अखिल तो वहाँ उतनी दूर जाकर बैठ गया है। ना उसका लौटने का इरादा है, ना उसे ज़मीन जायदाद में कोई दिलचस्पी है। बल्कि वह तो कहता है कि मैं भी सब बेच बाच कर उसके पास अमेरिका पहुँच जाऊँ। इसलिए अब जो कुछ भी तय करना है तुम्हें लोगों को करना है। पत्र पढ़ते ही मन कैसा हो आया। घर बेतरह याद आने लगा। वह लिपा पुता आंगन, लंबे दालान, खुले खुले कमरे, महकती रसोई, तुलसी का चौरा, पिछवाड़े का कुआं, नीम की छाए, आम का बौर। वह ईंट गारे का मकान भर नहीं था। उसमें हम लोगों का भरा पूरा बचपन कैद था। और हमारे खेत वे तो जैसे धान के भंडार थे। उन्हीं के दम पर तो बाबूजी ने दोनों लड़कों को इंजीनियर बनाया। 3 लड़कियों की इतनी अच्छी शादी की। उनकी डाक विभाग की मामूली सी नौकरी में यह संभव नहीं था। वैसे तो इस नौकरी की उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, पर सरकारी नौकरी का एक रुआब था जो उन्हें अच्छा लगता था। उसी के चलते 4 बड़े आदमियों से सरूप का मौका मिलता था। पत्र मिलते ही मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी ने पूछा, कितने दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूं? तुम छुट्टी क्यों लोगे? क्या गांव नहीं चलना है? मैं तो हैरान रह गई। गांव जाने के नाम से जो शख्स हमेशा बिदकता हो, उसे यह सुमति कहाँ से आ गई? बाबूजी बेचारे हमेशा इन्हें सर आँखों पर लेते हैं, पर ये ऐसी शहीदाना मुद्रा बनाए रहते हैं कि मुझे चिढ़ हो आती है। आजकल तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। पति साथ हो तो जिम्मेदारी का एक एहसास बना रहता है। बाबूजी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। इस बार तो मैं एकदम अकेले रहना चाहती थी। उन भावनात्मक क्षणों में मुझे पति का भी साथ गवारा नहीं था। अब लगता है अच्छा ही किया जो इन्हें साथ नहीं लाई। कम से कम इनके सामने भैया भाभी का टुच्चापन, जीजा जी लोगों की स्वार्थ लोलुपता तो उजागर न हुई, नहीं तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते। मैं और भैया भाभी एक ही दिन पहुँचे थे। पता चला जीजी लोग पहले से डेरा डाले हुए हैं। दोनों जीजा जी भी साथ थे। मुझे अकेली देखकर पूछा, प्रशांत नहीं आए? अपना पारिवारिक मामला था, वे आकर क्या करते? बात शायद चुप गई। उमा जिज्जी बोली, अरे
यही कौन सा आ रहे थे, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर मैंने ही कहा, भाई ज़मीन जायदाद का मामला है, हमें तो कुछ समझना नहीं है, साथ चलोगे तो ठीक रहेगा। रमा जीजी ने तो इतनी सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। वैसे भी वे अकेली कब आई हैं, जीजा जी तो हमेशा साथ लगे चले आते हैं। अम्मा को कभी कभी बेहद कोफ्त होती थी। साल 2 साल में बिटिया आती थी, पर उसके पास घड़ी भर बैठकर बोलना बतियाना संभव नहीं होता था। ये महाशय हमेशा सिर पर सवार रहते थे। घर मेहमानों से भर गया था। भैया के सुमित अमित साथ आए ही थे। बड़ी जिज्जी भी बड़के की बेटी को साथ ले आई थी। घर में अच्छी खासी रौनक हो गई थी। पर यह देखकर दुख हो रहा था कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था का भार अकेले बाबूजी उठा रहे थे। भैया जैसे अपने ही घर में मेहमान बने हुए थे। भाभी तो खैर हमेशा से ही मेहमानों की तरह आती रही हैं, और आती भी कितना है। अपनी शादी में आई थी, क्योंकि बारात इसी घर से गई थी। उसके बाद शायद बच्चों के मुंडन पर आई थी, क्योंकि इस परिवार के बच्चों के बाल इसी माईथान पर उतरते हैं। अम्मा के मरने पर तो खैर आना ही था। अम्मा की बरसी के बाद शायद पहली बार आई हैं। हो सकता है यही आखिरी बार हो। मन के तार जुड़े तो कैसे और कब। यह एक कटु सत्य है कि अम्मा बाबूजी ने बहुओं का सुख नहीं देखा। जब छोटी का ही यह हाल है तो बड़ी के क्या कहने, वह तो बरसों से बाहर ही है। शादी के 2 साल बाद जो विदेश गई तो अम्मा की 13वीं पर ही वापस आई थी। गई थी जब विनीत गोद में था, पुनीत वहीं हुआ था। अम्मा जी तो उसे देख भी नहीं पाई थी, बस तस्वीरें देख देख कर ही खुश हो लेती थी। मुंडन जनेऊ जैसी फालतू बातों में बड़े भैया को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबूजी ने जब बहुत इसरार किया तो एक बार उन्होंने डाक के बालों का पैकेट भेज दिया था। उसे ही नर्मदा जी में सिराकर अम्मा ने पूजा चढ़ा दी थी। घर में इतने सारे लोग थे, इन सब के लिए सुबह शाम चाय नाश्ता दोनों वक्त खाना देना तो जरूरी ही था। मजबूरन मुझे ही वह भार ग्रहण करना पड़ा। अपने साथ में भाभी जी को भी रसोई में खींच लाती, क्योंकि वे खुद आकर कुछ करेंगे। यह आशा ही व्यर्थ थी। यूँ मैं अकेली नहीं थी। माँ की मुँहबेली बहन गंगा मौसी फुलके सेकने आ जाती थी। इसीलिए भाभी का रसोई में होना ज़्यादा ज़रूरी लगता। नहीं तो गांव भर में बात फैल जाती कि लड़की बेचारी चूल्हे में सिर दिए है और बहू बाहर मर्दों में बैठी गप्पे हाँक रही है। शायद गांव घर का ही लिहाज रहा हो कि भाभी मना नहीं करती थी और मेरा हाथ बटा देती थी। औरों से तो उतनी आशा भी नहीं थी। बड़ी जिज्जी जब से बहुओं वाली हो गई थी, उन्होंने रसोई से नाता ही तोड़ लिया था। रमा जिज्जी जरा देर को भी कुछ करवाने आती तो जीजा जी अपनी कुर्सी वहीं लगा लेते। यही अच्छा था कि वे यदा कदा ही जीजा जी के लिए कोई खास चीज़ बनाने के लिए भीतर आते। वैसे उनका मत था कि अगर यहाँ आकर भी हमें खटना ही है तो पीहर आने से फ़ायदा। बल्कि मुझे भी झिड़कती, तू क्यों हलकान होती रहती है सीमा, महारानी अपने आप करेंगी। महारानी का इतना ही भरोसा होता तो क्या बात थी, मुझे ही कौन सा शौक था। 4 दिन आराम करना मुझे भी अच्छा लगता था, पर मजबूरी थी। जीजा जी लोगों के सामने मैं बाबूजी की हेठी नहीं करवाना चाहती थी। अतिथि सत्कार की इस घर की एक परंपरा थी। अगर उसमें जरा भी कमी रह जाती तो बाबूजी का मन बहुत दुखी होता। अम्मा का अभाव उन्हें नए सिरे से सालता। भाभी मेरे साथ काम जरूर करवा रही थी, पर उनके कान बाहर ही लगे रहते। उन्हें डर लगा रहता कि उनकी अनुपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण फैसला ना हो जाए। वैसे उनका हर डर एकदम बेबुनियाद था। उनकी इजाज़त के बिना भैया सांस ले रहे थे, यही बहुत था। फैसले करने की ताव उनमें नहीं थी। 4 दिन की
ऊहा-पोह के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोना उगलने वाली उस जमीन में किसी की दिलचस्पी नहीं है। सबको सिर्फ रुपया दरकार था और यह बात तो पहले दिन ही तय हो गई थी। 4 दिन तो बाबूजी को अपना मन बनाने में लग गए। अपनी जरखेज जमीन को, भाग्य लक्ष्मी को किन्हीं अजनबी हाथों में देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर उन्हें राजी होना ही पड़ा। सबके अपने व्यवसाय थे, नौकरियां थीं। इस इल्लत को कौन पालता? आखिर यही तय हुआ कि ज़मीन बेच दी जाए और जो भी रकम मिले उसे 4 भागों में बांट दिया जाए। क्यों 4 क्यों? हम लोग 5 हैं, मैंने कहा। पर अखिल तो इंटरेस्टेड नहीं है ना? जीजा जी बोले। उसने तो साफ लिख दिया है। उनके लिखने से क्या होता है और बच्चों का हक छीनने का उन्हें क्या अधिकार है? कम से कम उनके बालिग होने का इंतज़ार ही किया जा सकता है। तब तक वह रकम बाबूजी के पास अमानत के रूप में रहेगी। और बाबूजी के बाद जीजा जी, हाउ कैन यू? दुख और क्षोभ के मारे मुझसे आगे बोला ही नहीं गया। वी प्रैक्टिकल सीमा, भैया बोले। जीजा जी ठीक कह रहे हैं, कभी ना कभी हमें इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा ना, फिर आज ही क्यों नहीं? और क्या? जीजी बोली। बाबूजी क्या सब दिन बैठे थोड़ी ही रहेंगे? जो कुछ तय करना है उनके सामने ही कर लो। और क्या, घर बार छोड़कर बार बार इतनी दूर आना संभव थोड़ी ही है। 100 प्रॉब्लम होती है, भाभी ने कहा। मैं बेसमत होकर देखती ही रह गई। जीजा जी और भाभी तो गैर हैं। वे शांति से बाबूजी की मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। पर भैया और जीजी, वे तो बाबूजी के रक्त मांस के अंश हैं। वे इतने निर्लिप्त कैसे हो गए? क्या महानगर मनुष्य को इतना भावना शून्य बना देते हैं? मैं सोचता हूँ इस मकान के बारे में भी अभी फैसला हो जाए। इस टुटपुंजिया मकान के लिए यहाँ दोबारा धूल फांकने कौन आएगा? छोटे जीजा जी बोले। मुझे बेहद ताव आया। अगर टुटपुंजिया है तो पड़ा रहने दे, उसके लिए बेताब क्यों हो रहे हैं? बड़े जीजा जी बोले। बरखुरदार, इसे टुटपुंजिया मत कहो। 10-15 हज़ार के तो इसमें बर्तन निकल आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। पीतल क्या भाव चल रहा है, कुछ पता भी है? गांव भर की शादियों में इस घर से बर्तन जाते रहे हैं। एक टेंट हाउस जितने तो घर में बर्तन होंगे, जिज्जी बोली। और असली शीशम की पलंग और अलमारियाँ हैं, भैया ने कहा। दरवाज़ों की ऐसी जोड़ियाँ तो आजकल नज़र भी नहीं आती। बनवाने जाओ तो पूरे 2000 में बैठेंगी। ये तो सब पुराना सामान है, रमा जिज्जी बोली। घर में नई चीज़ें भी कुछ कम नहीं है। बड़े भैया जब तक भेजते ही रहे हैं। कलर टीवी, फ्रिज, कूलर, रिकॉर्ड प्लेयर। नहीं तो आप क्या यहाँ एक दिन भी टिक पाते? मैं सुन रही थी और सुनकर उड़ रही थी। मुझे भी तृष्णा सी हो रही थी। लग रहा था जैसे गिद्ध भोज की तैयारी हो रही है। पर अभी तो बाबूजी जिंदा है। अभी से यह पंचनामा क्यों? बड़ी देर बाद जीजा जी का ध्यान मेरी ओर गया। व्हाट इज रॉन्ग बेबी? ऐसे क्या देख रही हो? जीजा जी, क्या सब कुछ आज ही तय कर लेंगे? मुझे मालूम है बाबूजी सब दिन बैठे नहीं रहेंगे, पर जब तक वे हैं उनके सिर पर एक छत तो चाहिए ना। पल भर को सब शक पका गए। दूसरे ही क्षण उमा जीजी बोली, यह तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बाबूजी के लिए घरों की कोई कमी है? वे कहीं भी रह सकते हैं। 2 बेटी हैं उनके। अखिल तो बेचारा कब से बुला रहा है। वैसे भी इस उम्र में उनका अकेले रहना ठीक नहीं। परदेश न जाना चाहे तो बम्बई निखिल के पास जा सकते हैं। तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ, रहने को तो 4 दिन मेरे पास भी रह सकते हैं। पर तुम जानो, अब घर में बहू का राज है। किसी को चाय भी पिलानी होती है तो 10 बार सोचना पड़ता है। दूसरों की कौन कहे, हम ही दोनों
मन माफिक खाने पीने के लिए तरस जाते हैं। नई लड़कियों को जानती तो हो, तू सास ससुर की दवेल है। मेरे यहाँ बेटे बहू की चलती है। हाँ, 4-8 दिन की कोई बात नहीं है, मैं भी रख सकती हूँ, रमा भी रख सकती है। वैसे बाबूजी को एक बार बड़े भैया के यहाँ हो आना चाहिए। अभी तो उनके हाथ पांव चल रहे हैं, नज़र साबुत है। जाएंगे तो 4 जगह घूम सकेंगे, 4 चीज़ें देख सकेंगे। रमा जिज्जी ने बड़ी चतुरता से पल्ला झाड़ लिया। भाभी जी भी कोई कम गुरु नहीं है। बोली, अरे हमें कोई अमेरिका बुलाए तो हम आज चले जाएं, पर क्या करें, कोई बुलाता ही नहीं है। यानी सबकी हार्दिक इच्छा थी कि बाबूजी अब बड़े भैया के पास चले जाएं और सबको अपने दायित्व बोझ से मुक्ति दे दें। 4-6 महीने की बात और है, पर वहाँ बाबूजी हमेशा के लिए नहीं जा सकते। उनका मुंबई में ही दम घुटने लगता है। दिन भर बालकनी में बैठे सड़क देखते रहते हैं, बात करने को तरस जाते हैं। वहाँ विदेश में तो ना लोग अपने होंगे ना भाषा। हम लोग अभी इन संभावनाओं पर विचार कर ही रहे थे कि छोटे जीजा एकदम बिफर गए। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब कोई प्लानिंग थी ही नहीं तो हम लोगों को यहाँ बुलाया किस लिए। पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया और एक बात तय नहीं हुई। मैं तो जानता था यहाँ के सब कार्यक्रम ऐसे ही ढुलमुल होते हैं, पर ये देवी जी हमें जिद करके ले वालाए। पुरुषों की यह भी एक अदा है, खुद की लाट टपकती रहेगी पर ऐसा जताएंगे जैसे परमहंस हो। लालची तो बस ये औरतें ही होती हैं। इन्हीं औरतों के कारण बेचारे 99 के फेर में पड़े रहते हो जैसे। निर्णय के क्षण बहुत कठिन होते हैं, पर एक बार निर्णय कर लेने पर सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऊहा-पोई की स्थिति एक दिन भर तो रही, पर दूसरे ही दिन मैंने बड़े धैर्य से ऐलान कर दिया कि मुझे ज़मीन में हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे तो बस यह घर और घर से लगा छोटा सा बगीचा दे दीजिए, वह भी जब तक बाबूजी है। बाबूजी की ही नाम रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाबूजी मेरे मकान में रहना कभी गवारा नहीं करेंगे। आश्चर्य की किसी से प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि वे तो खुश थे कि एक दावेदार और कम हो गया। उन लोगों की तो योजना भी बन गई थी। भैया बम्बई में एक बड़ा सा फ्लैट लेने की सोच रहे थे। उमा जिज्जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए अच्छा सा क्लिनिक खोलने वाली थी और रमा जिज्जी अंशु के लिए अच्छे से घर वर के सपने देखने लगी थी। खुश तो बाबूजी भी थे। मैंने उन्हें बेघर होने से बचा लिया था। फिर भी दबी जबान से बोले, बेटे एक बार प्रशांत से पूछ लिया होता, मेरा क्या है, मैं तो मंदिर के चबूतरे पर भी पड़ा रहूँगा, पर मेरी वजह से तुम्हारे घर में क्लेश हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबूजी आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, वे औरों के जैसे नहीं हैं। फिर यह घर यह जायदाद आपकी है, इसके बारे में जो भी निर्णय लेना होगा आप लेंगे, हम लेंगे। वे लोग इसमें कहाँ आते हैं। फिर भी सोच लो बेटा, खूब सोच लिया है, बस आप अब इस बात को भूल जाइए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। बुढ़ापे में मैं उनकी चिंता का भार बढ़ाना नहीं चाहती थी। उनकी नामालूम सी पेंशन और बगीचे की थोड़ी सी आमदनी उनके खाने पहनने के लिए बहुत थी। सिर पर छत साबुत रहने से उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। हारी बीमारी या दवा दारू के लिए निखिल भैया उन्हें 200 रुपया महीना भेजने वाले थे। उनकी मर्जी हो ना हो, सबने मिलकर यह भार उनके सिर पर डाल ही दिया था। बेचारे मना नहीं कर पाए। बड़े भैया ने घर से कुछ लिया नहीं था, इसलिए वे जिम्मेदारियों से भी अपने आप बरी हो गए थे। हाँ, एक बात तय थी, जब भी बाबूजी उनके पास जाना चाहेंगे वे टिकट भेज देंगे। सामान से लदी फदी जब मैं घर पहुंची, उस समय बच्चे स्कूल में और बच्चों के पापा दफ्तर में थे। मम्मी जी ने मुझे गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाई। जब तक मैं नहाकर निकली उन्होंने गरम गरम पराठे भी उतार दिए। जब तक मैं खाना खाती रही
पापा जी पास बैठकर सबके कुशल क्षेम पूछते रहे। मम्मी जी पूरे वक्त मेरे आसपास ही डोलती रहीं, कुरेद कुरेद कर इधर उधर के हालचाल पूछती रहीं। उत्सुकता दोनों के चेहरों से छलकी पड़ती थी, पर मैंने उन्हें हवा नहीं लगने दी। पता नहीं क्यों यहाँ आकर मेरा आत्मविश्वास डोलने लगा था। मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा पा रही थी, इसीलिए मैंने इनकी प्रतीक्षा करना ठीक समझा। शाम को चाय की टेबल पर मेरे साथ आई हुई मिठाइयों का भोग लगाते हुए इन्होंने पूछा, और सुनाइए, आपका टूर कैसा रहा? मैंने देखा कि उनके साथ सभी एक आतुर प्रतीक्षा के साथ मुझे देख रहे हैं। मैंने भी फिर बिना किसी प्रस्ताव के अपना ऐतिहासिक निर्णय सुना ही दिया। पल भर को मेज पर जैसे सन्नाटा सा खिंच गया। मम्मी जी ने पापा जी की ओर देखा। नकुल और नेहा पहले मुझे और फिर अपने भैया को देखते रहे। फिर दोनों ने अपनी चाय एक सांस में गले के नीचे उतारी और उठ गए। कुछ देर तक मैं उन गहन मौन को झेलती रही। फिर मैंने भी जूठी प्लेटें और कप समेटे और रसोई में चली गई। मेरे वहाँ से प्रस्थान करते ही पापा जी इनसे बोले, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि साथ चले जाओ, पर तुम्हें तो अपने दफ्तर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये काम औरतों के बस के थोड़ी ही है बेटे। मम्मी जी बोली, अकेली जानकर सबने उसे ठग लिया है। तुम साथ रहते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। साफ दिख रहा है कि सी हैज बीन इमोशनली ब्लैक मेडल। सिंह के पास सांस रोके मैं सब कुछ सुन रही थी। बुजुर्गों की प्रतिक्रिया का तो मुझे कुछ कुछ अंदाज था, पर अपने पति के सुलझे हुए व्यक्तित्व का विश्वास था। इसीलिए मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, पर उनकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। सारी शाम ये गुमसुम ही बने रहे। खाने की मेज पर भी एक तरह से चुप्पी ही छाई रही। केवल बच्चे ही खिलकते रहे। इतने दिनों बाद मम्मी से मिलने की खुशी उनकी हर बात से छलकी पड़ रही थी। कमरे में आने के बाद भी वे देर तक मुझसे चिपटे रहे, जैसे इतने दिनों की कसर पूरी करना चाहते हों। और कोई दिन होता तो उनकी डैडी भुनभुनाते, पर आज जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। आराम कुर्सी पर बैठे चुपचाप सिगरेट फूंकते रहे। हेलो। बच्चे जब सो गए तो मैंने ही पास जाकर हल्की सी गुदगुदी की, तो उन्होंने मेरा हाथ बुरी तरह झटक दिया। दुख और अपमान से मेरी बुरी तरह आहत हो गई। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है, इतने औफ क्यों हो? वे जलती हुई आंखों से मुझे घूरते हुए बोले, तुम क्या वहाँ सौजन्य सप्ताह मनाने गई थी? मतलब इतना दरिया दिल बनने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं था कि घर में एक ननंद शादी के लिए बैठी है? तुम्हें यह भी तो मालूम है कि नकुल बीएससी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे पास कंपटीशन फीस के पैसे नहीं हैं। फिर क्या? तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे बाबूजी की तो नहीं है, वह तुम्हारी या फिर पापा जी की है। और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से कब भागी हूँ मैं? हर महीने 3,000 कमाकर दे तो रही हूँ। कहोगे तो 2-4 ट्यूशन भी कर लूँगी। मुझे मालूम है, औरत अपनी कमाई का हवाला देने लगे तो पुरुषों को जैसे बिच्छू काटने लगते हैं। इनका चेहरा भी पल भर को विकृत हो गया, पर इन्होंने तुरंत ही अपने पर काबू पा लिया। फिर कुछ देर चुप रहकर एकदम दूसरे ही स्वर में बोले, मेरे भाई बहनों की बात रहने दो, पर तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं। रुपया हाथ में होता तो उनके लिए एक आध प्लॉट या फ्लैट खरीदा जा सकता था, तो खरीद लेंगे। अभी जल्दी क्या है? अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, और ऐसा भी नहीं है कि वे सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके दादाजी की कृपा से सिर पर एक मुकम्मल छत तो है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूँ तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे साफ लग रहा था कि जैसे कटघरे में खड़ी कर दी गई हूँ। अनेक अव्यक्त आरोप मुझ पर लग गए हैं
और कोई मुझे सफाई का मौका भी नहीं देता। मम्मी जी मुझसे सिर्फ ज़रूरत भर की ही बात करती थी। नेहा मुझसे खिंची खिंची रहती थी और नकुल की भंगिमा ऐसी रहती थी मानो वह घोर अन्याय और अव्यवस्था का शिकार हो। ये भी दिन भर एक शहादत का भाव लिए हुए विचरते, सूनी आंखों से छत को निहारते रहते या फिर 9 बजे से ही सो जाते। जब 8-10 दिन तक यही आलम बना रहा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। इस तनाव को और आगे झेलना मेरे लिए असंभव हो गया। एक रात मैंने इन्हें झकझोर कर पूछ ही लिया, सुनो, हमारी शादी को कितने साल हो गए, बता सकते हो? 10। क्यों? क्या इतने वर्षों में मैंने तुम्हारे माता पिता का अपमान किया है? नहीं तो। कभी तुम्हारे भाई बहनों के साथ बदसलूकी की है? कभी तुम्हारे रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ी है? या खुद तुम्हारी ही शान में कभी कोई गुस्ताखी की है? लेकिन आज यह सब क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि पता तो चले कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे सारी किए कराए पर पानी फिर गया, मेरी सारी अच्छाइयाँ नागढ़ हो गई। क्या इसका अर्थ यह समझूं कि आप लोग मेरे निर्णय लेने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारी तरह साहित्यिक भाषा नहीं बोल सकता, पर एक बात समझ लो, इस मामले में तुमने जिस तरह हम सबको हाशिए पर छोड़ दिया है, उससे सबको दुख हुआ है। एक तरह से हमारा अपमान हुआ है। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं थे कि हमारी सलाह ही ली जाती? बाबूजी ठीक ही कह रहे थे। एक बार इन लोगों से पूछ ही लेती तो अच्छा होता। कम से कम इनका अहम तो संतुष्ट होता। लोग पैसे को लेकर उतने दुखी नहीं थे, पर उनका ईगो बुरी तरह आहत हुआ था। उसी की सज़ा मुझे मिल रही थी। अगले कुछ दिन इसी उधेड़-बुन में बीते कि इस गलती का निराकरण कैसे हो। मैंने अपना अहम ताक पर रख दिया। अपने व्यवहार में कुछ अतिरिक्त सौजन्य और विनम्रता ले आई। शायद इसी से सामने वाले खुश हो जाएं। जिंदगी भर से धर्रे पर आ लगी थी कि एक दिन अचानक बाबूजी सामने आकर खड़े हो गए। मेरा माथा ठनका। जब तक कोई बहुत ही ज़रूरी कारण न हो, बाबूजी समधियों के दरवाजे कभी नहीं जाते थे, चाहे वह लड़कों की ससुराल हो या लड़कियों की। बाबूजी बिना ज़रूरत कभी किसी के यहाँ नहीं गए। तुम्हें 3-4 चिट्ठियाँ डाली, पर एक का भी जवाब नहीं आया तो चिंता होने लगी। मेरी हैरानगी देखकर बाबूजी ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन यह तो और भी हैरानी की बात थी। 3-4 की कौन कहे, मेरे पास तो उनकी एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची थी। मुझे खुद फिक्र हो रही थी। मम्मी जी से पूछना चाहा, पर हिम्मत नहीं पड़ी, कहीं मैं बुरा मान गई तो। वैसे भी मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं और अब तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज भी मेरी या हम दोनों की डाक हमें बड़े करीने से हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखी मिल जाती है। बाबूजी के पत्र शायद यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। यह बात भी गले से नहीं उतर रही थी कि बाबूजी सिर्फ चिट्ठियों के कारण दौड़े आए हैं। बहुत होता तो वे एक आध टेलीग्राम भेज देते। खुद आए हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। स्कूल में पूरे वक्त में यही एक बात सोचती रही। शाम को लौटते ही मैंने कहा, बाबूजी, मैं चाय पी रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए, हम लोग बिरला मंदिर चलेंगे। शाम को वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। मैं समझ रही थी कि इस तरह एक बार मैं फिर सबको हाशिए पर डाल रही हूँ, पर दूसरा कोई उपाय ही न था। घर में तो खुल कर बात हो ही नहीं सकती थी। वहाँ पहुंचकर लॉन की हरी धूप पर बैठते ही मैंने कहा, बाबूजी, अब बताइए, आप अचानक कैसे आए हैं? उन्होंने जेब से कागज़ों का एक पुलिंदा निकाला। बोले, यह मकान की रजिस्ट्री के कागज़ हैं। डाक से भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी तो खुद लेकर चला आया। मकान की रजिस्ट्री, लेकिन उसके बारे में तो सब तय हो गया था ना, फिर ऐसी हड़बड़ी क्या थी? बेटे,
तुम यह तो नहीं चाहोगी ना कि लोग मेरे मरने का इंतज़ार करें? क्या बात कर रहे हैं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। जब अपनों को ही सब्र नहीं हुआ तो ये लोग तो पराए ही हैं ही। तुम्हें मालूम है, निखिल साल भर में कोई 5-6 बार मेरे पास गया होगा। बोला, बच्चे बड़े हो गए हैं, मकान बहुत छोटा पड़ रहा है, मेरा जो भी हिस्सा बनता हो मुझे दे दीजिए तो मैं बड़ा फ्लैट खरीद लूँ। मकान की कीमतें दिनों दिन बढ़ रही हैं। उसकी बेसब्री देख मुझे बंटवारे का निर्णय लेना पड़ा, नहीं तो वसीयत तो मैंने कब से कर रखी थी, पर मेरी मृत्यु से पहले उसका कोई मतलब नहीं था। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अपना ही खून आगे चलकर इतना बेगाना हो जाता है, यह सोचकर दुख होने लगा। अपने को किसी तरह संयत करके मैंने कहा, निखिल, भैया का काम तो अब हो ही गया था, फिर आपने रजिस्ट्री की इतनी जल्दी क्यों मचाई? मुझे अभी ना तो उस मकान की ज़रूरत है ना पैसों की। वे कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, पिछले महीने समधी जी मेरे पास पहुँचे थे। क्या कह रहे थे? बहुत चिंतित लग रहे थे। बोले, पति पत्नी में बिना वजह एक दरार सी पड़ गई है। जरा सी बात के लिए उनकी सोने सी गृहस्थी नष्ट हो जाए, यह तो आप भी नहीं चाहेंगे। उनकी बात से मुझे हैरत भी हुई, चिंता भी। मैंने इसलिए तुम्हें पत्र लिखे कि पता तो चले क्या बात है, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर सोचा, जो भी तुम्हें देना है अपने ही हाथों से दे दूँ, एक तनाव तो दूर हो। शर्म से गड़ गई मैं। क्या सोचा होगा बाबूजी ने कि कैसे लोगों के यहाँ मैंने लड़की दी है? कोई इतना झूठ बोल सकता है? मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। सारी श्रद्धा, सारा आदर एक क्षण में तिरोहित हो गया। पापा जी पिछले दिनों बाहर गए थे, पर नेहा के लिए वर तलाशने गए थे। बाबूजी के यहाँ जाने की तो कोई बात ही नहीं थी, और अगर गए भी थे तो घर आकर बता सकते थे, पर उनके मन में चोर था, इसीलिए चुप लगा गए। इसीलिए शायद बाबूजी की चिट्ठियाँ भी गोल होती रहीं। सीमा, बाबूजी ने आवाज़ दी तो मैं अपनी तंद्रा से जागी। अब जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है। तुम इस बात को लेकर घर में कलह क्लेश मत करना, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हें अब इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ रहना है। बस यही बात कहकर आप लोग हम लड़कियों को मुंह बंद करते रहे हैं, तो और उपाय भी क्या है बिटिया? बाबूजी, अब आप क्या करेंगे? मेरी चिंता मत करो, मेरे बहुत से ठिकाने हैं। मैंने हरिद्वार में एक कमरा बनवा रखा है। जितने दिन मन लगेगा बच्चों के पास रहूँगा, जब मर्जी होगी आश्रम में पहुँच जाऊँगा। हमेशा के लिए मैं किसी के भी पास जाकर नहीं रहूँगा। अपमान के घूंट पीकर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। आपने इस कमरे की बात पहले कभी नहीं बताई, जानबूझकर नहीं बताई, नहीं तो लोग उसमें भी हिस्सा मांगने लगते। जब तक मैं हूँ वह कुटिया मेरी है। जाने से पहले आश्रम को दान कर जाऊँगा। रजिस्ट्री होने पर ही देर थी। मकान के लिए तुरंत खरीदार जुटने लगे। हम सब भाई बहन फिर एक बार इकट्ठा हुए। इस बार बाबूजी ने सबको सपरिवार आमंत्रित किया। जाते हुए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। अम्मा की जमी जमाई भरपूर गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई। मैं सूनी आंखों से यह सब कुछ देखती भर रह गई थी, पर मेरे परिवार वाले चौकस थे। अपनी ज़रूरत का सामान उन्होंने भी बटोर लिया था। इस हादसे के बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो 200 रुपये मैंने पहले ही अलग निकाल कर रख दिए। शाम को घर लौटकर जब पापा जी के हाथ में वेतन का लिफाफा दिया तो उनके गिनने से पहले ही बता दिया। हम सब भाई बहनों ने तय किया है कि बाबूजी को 200 रुपये महीना भेजा करेंगे। परदेश में कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए कहाँ नहीं जा सकता ना। अब बुढ़ापे में उन्हें पाप में क्यों ढकेल रही हो? मम्मी जी बोली, वे तुम्हारा पैसा क्यों लेंगे भला? ईश्वर की कृपा से उनके 2 कमाऊ बेटे हैं। कमाऊ तो मैं भी हूँ मम्मी जी, और बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटे की तरह जायदाद की हकदार भी तो हूँ। उत्तर में मम्मी जी ने बुरा सा मुँह बना लिया।
मैं समझ गई कि उन्होंने अपने प्यार से मुझे हमेशा के लिए खारिज कर दिया है। बाबूजी के शब्द याद आए, कहीं ऐसा ना हो बिटिया कि मेरे लिए छत तलाशते तलाशते तुम्हारा अपना घर तुमसे बेगाना हो जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।